बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आज का सभा का संचालक काउंसिलर बाबाइला के साथ आयोजक मंडली का प्रधान जो है, उसके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। मेरा बहुत पुराना साथी और तृणमूल कांग्रेस का शुभ चिंतक और समर्थक विराज भाई शाह, मैं उसको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मंच पे जो वरिष्ठ पार्टी के नेतृत्व बैठा हुआ है, मेरे पहले जो सभा को संबोधित किया है, हमारे पार्टी का राज्य यूनिट का सभापति, राज्यसभा के सांसद सुब्रत बख्शी महोदय है, मैं उनको मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ। पार्टी के महासचिव और पार्टी चैटर्जी है, हमारे साथ वरिष्ठ नेता और ममता जी का बहुत पुराना साथी, जिसको हम सब अभिभावक के तौर पे देखते हैं, सुब्रत मुखर्जी महोदय, मैं उनको भी नमन करता हूँ और उनको श्रद्धा निवेदन करता हूँ। हमारे साथ दक्षिण कलकत्ता लोकसभा केंद्र के सांसद मेरे पहले जिन्होंने आप सबको संबोधित किया, श्रीमती माला रॉय जी, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। देवाशीष कुमार को मैं देख रहा हूँ, काउंसिलर जो भी है, और हमारे हिंदी सेल का प्रेसिडेंट और जोड़ा साहब लोकसभा केंद्र के विधायक, बहुत लोकप्रिय मुख है आप सबके, वो भी आज बहुत मेहनत करके ये सभा आयोजित किया है। विवेक गुप्ता भाई, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब जो आज इस सम्मेलन में आए हुए हैं, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ और सबको धन्यवाद करूँ। सामने जितना भी सीनियर बुजुर्ग बैठा हुआ है, आपने इस कोविड स्थिति में भी आपने जान की बाजी रख के हमारे सभा में आए। मैं जितना धन्यवाद आप लोग सबको करूँ उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सभा में आए हुए सभी मेरे माए भाई बहने मित्र शुभचिंतक, और इस भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र और कलकत्ता से, चाहे वो अलीपुर हो, भवानीपुर हो, बालीगंज हो, नॉर्थ कलकत्ता हो, मैं सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरे पहले जितने लोग इस सभा को संबोधित किया है, सबने बोला है, तो मैं भी दो चार बात कह के फिर आप सबसे सुनना चाहूँगा। जब विराज भाई और विवेक भाई मुझे बोले, भवाईदा मुझे बोले कि आपको एक सभा के लिए आना होगा, तो मैंने उनको ये कहा, भाई हमारे देश में भाषण देने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, सुनने वाले कम हो गए, तो मैं तो सुनूंगा। भाषण तो सब दे ही रहे, 7 साल से खाली भाषण ही सुन रहे हैं, ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख रुपए आएगा, 2 करोड़ नौकरियां होगा, फिर आखिर में क्या होता है, कुछ नहीं। तो भाषण सभी देते हैं, हम सुनने के लिए आएगा। आपके पास अगर कोई सवाल होगा आप जरूर मेरे से पूछिएगा। मेरा जितना भी कैपेसिटी है, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज माय द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है 30 तारीख को भवानीपुर विधानसभा का, ये कोई ऐसी वैसे चुनाव नहीं है। हम इस जंक्शन पे, इस मुकाम पे आज खड़े हुए हैं जहां पे पूरी देश ममता जी के ऊपर आस लगाकर बैठी हुई है। पार्टी ने मुझे साधारण संपादक बनाया जून में, 3 महीना हुआ है। आप मानेंगे नहीं, मैं दिल्ली जाता हूं, लोग आते हैं मिलने, कलकत्ता में आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई त्रिपुरा से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, यहां तक कि गुजरात से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, एक प्रदेश बाकी नहीं है जहां से एक भी चिट्ठी, खत या लोग आके मुझे बोला नहीं हो कि एकमात्र अगर दिल्ली में परिवर्तन ला सकता है तो वो सिर्फ ममता जी ला सकता है, कुछ नहीं। इस बात में कोई दो राय और दो मत नहीं है, लेकिन वो संभव तभी है
आप सब लोग हमारे साथ लड़ेंगे। आपके आशीर्वाद के बिना, आपके सहायता के बिना, आपके प्यार के बिना और आपके सहमति के बिना ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये तृणमूल और भाजपा की लड़ाई नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। 2024 में जो लड़ाई होने जा रहा है, इट इज बिटवीन द बीजेपी एंड द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के हर एक नागरिक का लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? जो वादे किए थे भाई 7 साल पहले, मैं आपको बताऊं, हम सबको लगा कि भाई कांग्रेस सरकार जाएगी, एक नई सरकार बनेगी, एक ताकतवर सरकार बननी चाहिए केंद्र में, जो प्राइस राइज को बंद करे, जिसके कारण पेट्रोल के दाम कम हो, करप्शन बंद हो, डीजल के दाम गिरे, नौकरियां बढ़े, कर्म संस्थान बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े। कुछ नहीं हुआ। आज जीडीपी का क्या स्थिति है देश में, आप सब लोग देख रहे हैं। आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं है, ये तृणमूल सरकार के आंकड़े नहीं है, ये मोदी जी का खुद का सरकार का आंकड़ा है। 23% माइनस हो गया है जीडीपी। मैं माना लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन खाली तो भारत में नहीं है, हर देश में, पूरा दुनिया में लॉकडाउन है। कोरोना के कारण खाली कलकत्ता, बंगाल या देश भुगत नहीं रहा है, पूरा विश्व भुगत रहा है। और आज जो देश की स्थिति है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरा हर साल में सत्ते में आऊंगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे 7 साल में। अब सीधा मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। यहां पे कैमरा है, आप सबके पास फोन है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 14 करोड़ नौकरियों का बात किया था, 14 लाख का हिसाब सामने रख दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 7 साल में एक के बाद एक जुमला, एक के बाद एक जुमला। बोला 15 लाख हर नागरिक को मिलेगा। इतना रुपया स्विस बैंक में जमा हुआ है, वो अगर हम काला धन यहां पे लाएंगे तो सबको 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री का मुंह से निकला हुआ बात है। और आज 7 साल बाद किसी को 15 पैसा का फायदा नहीं, ऊपर से नुकसान और नुकसान। आप देखिए, जब सत्ते में ये आए, पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या थी, आज डीजल की कीमत क्या है, खाना बनाने का जो एलपीजी सिलेंडर है, गैस 400 रुपए का गैस है, 900 रुपए है। खाने का तेल क्या स्थिति है, 200 रुपए लीटर। आप सब्जी खरीदने जाओ तो महंगी, आप कुछ भी लेने जाओ महंगी। पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है, डीजल 100 रुपए पार करने वाला है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, और कह रहे हैं अच्छे दिन आते हैं। और ऊपर से देश का जितना भी बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, सबको एक के ऊपर एक LIC हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, सबको बेचे जाते हैं। भाई, आप लोगों का जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सत्ते में आए थे कि देश बेचने के लिए आए थे? आज सब कुछ बेचे जा रहे हैं। आपने आपसे पूछिए कि भाई आप सब इनकम टैक्स देते हैं, भाई सरकार को टैक्स क्यों देंगे आप? जब रास्ते बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, रेल बॉगीज बिक रहे हैं, एयरक्राफ्ट बिक रहे हैं, ब्रिजेस बिक रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिक रहा है, तो सरकार को टैक्स देनी चाहिए क्या? मैं पूछता हूं आपसे। यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई तृणमूल ने क्या किया, दीदी और बीजेपी का जितना भी टॉप ब्रास या जितना भी लीडरशिप है, मुझे किसी ने फोन किया, मैं आपको बताऊं 5-6 महीना पहले की बातें, जब चुनाव चल रही थी, तो मैं उसका फोन उठाया, मुझे वो फोन करके बोला, दादा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, बताइए फोन में। कह रहा नहीं दादा ऐसा बात है, मैं एक बार आपको मिलके ही बताना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ भाई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव का टाइम है, आप जो बोल रहे हैं फोन पे बताओ। मुझे लगा भाई फोन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसलिए बता नहीं रहा। बोला दादा मैं डाई हार्ड मोदी जी का फैन हूँ,
मैं लगातार 7 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, पर इस बार दीदी को दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, तुमने ऐसा परिवर्तन अपना मन में क्यों लाया कि मगर मोदी जी को वोट दे, इस बार दीदी को क्यों वोट दोगे? कह रहे हमको लगा मोदी जी आएंगे, कुछ होंगे, हमारा नौकरी होगा, घर में तरक्की होगा, माँ भाई बहनों की कुछ होगा, ना यहाँ पे नारियों का सम्मान है, ना कुछ है। और मोदी जी बोला ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। मैं बंगाल का इस कोना से, नॉर्थ बंगाल का एक लड़का का मैं बता देता हूँ, शिलीगुड़ी से फोन आया, तो मैंने बोला तो तुम दीदी को क्यों दे? कह रहे दादा मैं तो दीदी को इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा घर परिवार में सब मुझे ये कह रहा है कि दीदी और मोदी में एक फर्क तो है, दीदी जो कहता है वो करता है, मोदी जी कहते चलता है। यही फर्क। मैंने उससे पूछा अच्छा तुम इसलिए वोट दोगे? कह रहे नहीं, मेरा माँ ने मुझे बोला कि देखो किचन में जाओ, 400 रुपए का सिलेंडर 800 का हो गया है, ये तुम्हारा मोदी जी ने मुझे दिया है, और ऊपर जो चावल बन रहा है वो मुफ्त में ममता जी की सरकार मुझे पहुंचाएगा। यही फर्क है मोदी जी और। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं उससे मिला, मैं कलकत्ता में उसे बुलाया, मिला, तो एक बेसिक जो डिफरेंस है वो तो ये है कि दीदी जो कहता है वो करता है। अब दीदी ने चुनाव के टाइम में कहा कि मैं लक्ष्मी भंडार यूनिवर्सल इनकम स्टार्ट करूंगा, हर परिवार के महिलाओं को हाथ में मैं एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीना पहुंचाना चाहता हूं। तो हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई थी कि बंगाल में 1 करोड़ करीबन 60 लाख परिवार, तो 1 करोड़ 60 लाख परिवार को, हर परिवार का एक जो फीमेल गार्जियन होता है, जो माताएं होती है, उनके पास 1000 रुपए का असिस्टेंस पहुंचाना, मतलब ये बड़ी बात है सरकार के लिए। करीबन आप समझ लीजिए भाई 15-18 हजार करोड़ की बात है। तो दीदी से हम लोग पूछे कि ये बोलना सही होगा? दीदी ने कहा एकदम सही होगा, मैं करूंगा। मेरा काम है कि एकदम सरकार का जो सर्विस है वो देश और ये राज्य की, प्रदेश की आखिरी आदमी या औरत तक जो लाइन में खड़ी, वो लास्ट माइल डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, एंड टिल द लास्ट पर्सन इट शुड रीच। मैं कहा ठीक है। हमारी टीम के जितने भी लोग थे सब घबरा गए कि इतना बड़ा दीदी ने बोल दिया, ये कैसे करेंगे? 15-18 हजार करोड़ साल का। दीदी ने बोला ये मैं करूंगा। 2 मई को चुनाव की नतीजे आए। आप देखिए कितना दिन हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के अंदर अगस्त में द्वारा सरकार की कैंप शुरू की। एकमात्र प्रदेश जहां पे सरकार आपका घर तक जा रहा है, आपको सरकार के पास जाने का जरूरत नहीं। 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ। अब जितना लोगों ने रजिस्टर किया उसको तो मिलेगा ही। बीच में दीदी ने क्या कह दिया? दीदी ने कहा अच्छा मैंने कहा था परिवार का 1 महिला को दूंगा, अब कह रहा हूं सबको दूंगा। यही फर्क है। अभी तो चुनाव नहीं है, अभी चुनाव हो गया है। चुनाव के लिए अगर घोषणा करना होता ये 2024 में करती, 2026 में करती। ये तो इतना बड़ा हथियार है कि भाई हर लेडी फैमिली मेंबर को मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाऊंगी, मेरा सरकार ये काम करेंगे। तो ये तो चुनाव के पहले बोलना चाहिए था, लेकिन चुनाव के बाद बोल दिया। यही उनमें और हमारे में अंतर है। हम जो बोलते हैं और करते हैं और उससे ऊपर भी करते हैं। दीदी ने कहा मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करूंगा। अब 10 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा दिया, 4% इंटरेस्ट पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, और जितना भी नेशनलाइज बैंक है उससे सरकार बातचीत चल कर रही है, तो वो भी कर दिया। उसके बाद बोला मैं जितना भी मेरा प्रदेश में किसान भाई है, मैं सबको 10-10 हजार रुपया हर साल फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा। मोदी जी आए, अमित शाह आए, बोला अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हम लोग 10,000 देंगे, सॉरी 6,000 देंगे। दीदी ने कहा मेरा प्रदेश के जितने भी मेरा भाई बहन है वो नीलाम के पात्र नहीं है कि भाई 6,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए दे दो। ना तुम्हारा पैसा चाहिए ना तुम्हारा स्कीम चाहिए, तुम 6,000 बोले हो, मेरा सरकार आखिरी दम तक काम करेगा और मैं 10,000 रुपए अपना किसान भाइयों को दूंगा। किसी के सामने हाथ जोड़ने का, हाथ फैलाने का काम करने का जरूरत नहीं। 1 महीने के अंदर
किसान सम्मान निधि की जगह कृषक बंधु दीदी ने करके दिखाया। आज बंगाल के जितने किसान हैं, करीबन 70 लाख किसान को 10,000 रुपया सालाना मिलता है। दीदी ने करके दिखाया। 4 महीना हुआ, ऐसा नहीं कि 4 साल हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 साल हुआ है, 4 महीने के अंदर जो बोला वो करके दिखाया। आप देखिए, आप लोग इतना दिन बंगाल में है, कलकत्ता में है, कभी पानी के ऊपर आप लोगों को टैक्स देने का जरूरत पड़ा? अब चले जाइए जहां पे बीजेपी का बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है या दूसरे राजनीतिक दलों का बोर्ड है, पानी में भी टैक्स लगता है। आपको कभी पानी के ऊपर टैक्स देना पड़ा? आपको कभी दीदी का सरकार ने, भाई मैं सत्ता में आया तो 10% ये टैक्स बढ़ा दिया, 15% वो बढ़ा दिया, कभी कुछ किया है? आज तक नहीं किया, फिर भी सरकार चलाए जा रही। और जिस दिन हम सत्ता में आए 2011 साल में, उस दिन सीपीआर के व्यर्थता के कारण हमारे सर पे 2,03,000 करोड़ लोन खड़ा हुआ। करीबन 40-45 हजार करोड़ रुपए सालाना हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ा। उसके बावजूद भी 10 पैसा का बाटी ऊपर से टैक्स आप लोग के सर पे नहीं चढ़ाया। कोई दिखाइए मुझे जो पूरा देश में कोई करता। हम लोग जो बोलते हैं हम करके दिखाते हैं। और आज ऐसा स्थिति हो गया है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मैंने ही बोला है कि बीजेपी को तृणमूल ही हराएगा। मैं आपको ये भरोसा दिलाने आ जाए, और उसकी जो बुनियाद है वो आप लोग बनाएंगे। 20 से भवानीपुर है तो 20 से भारत भी है। भवानीपुर जीतेंगे तो भारत भी जीतेंगे। ये दावे के साथ मैं आपको बोल सकता हूं। और भवानीपुर खाली आपका चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, भवानीपुर के ऊपर सारी देश की नजर है। हमें दीदी का हाथ इतना मजबूती से पकड़ना है। मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं, हमारे पूरे देश में करीबन 1700 राजनीतिक दल है। 1700 पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन द कंट्री। उसमें छोटे राजनीतिक दल कुछ है, रीजनल पार्टीज है, स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी है, पर नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी, जिसको हम नेशनल राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, ऐसे करीबन 5 या 6 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी हो गई, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस एक नेशनल पार्टी हो गई, एनसीपी नेशनल पार्टी हो गई, सीपीआई नेशनल पार्टी हो गई। ऐसे करीबन 5-6 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन राजनीतिक दल करीबन 1700 है। इन 1700 दलों में हमारी जान जाएगी, हमारा सर झुकाएंगे ना, इनके सामने अपने गर्दन झुकाएंगे, खून देंगे, लेकिन भारत जीत के लाएंगे। मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगा। अगर हरा सकता है तो तृणमूल ही हरा सकता है। हम दूसरे राज्य में भी अपना यूनिट स्टार्ट किया है, आप देख रहे होंगे त्रिपुरा में, न्यूज पे अक्सर आ रहे हैं। मैं जा नहीं पाऊं उसका हर प्रोसेस जारी है, पुलिस परमिशन नहीं देगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी बात करती थी, उसका आंखों में तृणमूल का डर बैठ गया है। और एक औरत 5 फीट 2 इंच का हवाई चप्पल पहनने वाला, टाली का घर में रहने वाला, डंके के चोट पे तुम्हारा रात का नींद तुमसे छीन लिया है, और तुमको चुनौती देके गया है 3 साल में भारत आने वाला दिन में नई भारत की सूचना भवानीपुर से ही। मैं इसलिए आप सबके पास आया, आप सबके आशीर्वाद के बिना, प्यार के बिना ये यात्रा कभी संभव नहीं है। आज भी आपने देखा कि बीजेपी का प्राक्तन केंद्रीय मंत्री और अभी सांसद आसानसोल का बाबू सुप्रियो जी बोला, दीदी को देख के मैं तृणमूल ज्वाइन किया हूं। तो ऐसी बातें, ऐसा नहीं है खाली बंगाल में लोग कह रहे हैं, सारा देश में कह रहे हैं। और आने वाले 3 महीनों में, अभी तो सितंबर चल रहा है, आप देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उतना भी देर करने का जरूरत नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं 3 महीना आपसे मांग रहा हूं। आप देखिए तृणमूल कहां तक जाता है। और हम लोग को डराने धमकाने का प्रक्रिया तो चालू है, आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा, भाई इधर दिखाना मत, जो लोग आए हैं मुझे फोकस करके करो, पता चला कोई आया है तो डिस्प्ले लगा देंगे फिर से, ठीक है, कोई भरोसा नहीं।
और कहीं भी कुछ हो, डराना धमकाना तो इसका काम है। तो इसको लगता है कि जैसे दूसरे राजनीतिक दलों का ऑपरेशन किया है, कांग्रेस का किया है, समाजवादी पार्टी का किया है, बहुजन समाज पार्टी का किया है, बहुत सारे राजनीतिक दल का ऑपरेशन करके किसी को धमका के बिठा दिया, चमका के डरा दिया। हम ना चमका के डरेंगे, ना धमका के डरेंगे, ना ईडी करके डरेंगे, ना सीबीआई करके डरेंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ना, तृणमूल जो करेगा डरने की जरूरत नहीं। मैं पार्टी का, यहाँ पे कितने सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, इनका बहुत दिन का अनुभव है। और जब पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनके संगठन में काम करने का जगह मुझे दिया है, और जितने भी सीनियर लोग हैं इनका भरोसा मेरे ऊपर रखा है, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं 15 दिन में ऐसा कोई सांसद नहीं है, मुझे 5 समन ईडी ने दिया है। मुझे देख के लगता है 50 देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे उसको कुछ करना है, करने दीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है ना, बीजेपी की विनाश शुरू हो चुकी है। अब कितना दिन में विनाश होगी बस वो देखना। और जितने लोग आप यहां पे बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको भी लगा होगा कि भाई मोदी जी देश में सुधार ला सकते हैं, बहुत लोग को लगा। ये तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन 7 साल से आप बोलिए, आप जितने लोग बैठे हुए, एक आदमी भाजपा के बोलते हुए मेरे अच्छे दिन आया है मोदी जी के बाद, मैं सवाल छोड़ के चला गया। एक आया कि भाई आपका इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हुआ, आपका फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, मोदी जी का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉलिसी के कारण आपका कोई उपकार हुआ, आपका कोई फायदा हुआ, एक बता दीजिए। कोई बता सकता है? सरकार चल ही रहा है ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर। ईडी और सीबीआई लगा के बस लोगों को डराना है, धमकाना है, कोई पॉलिसी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन किया, 4000 रुपए के लिए घंटों लाइन में लगे थे, लेकिन चू तक किसी ने नहीं किया। क्यों? देश में सुधार आया। ये मानसिकता आप सब में, मैं आपको नमन करता हूं। लोगों को लगा कि सच में काला धन का विनाश होगा अगर हम 5 घंटा लाइन में खड़ा रहते हैं, तो कोई बात नहीं, देश की तरक्की होगी। ये आपकी सोच है। आप मानते हैं काला धन खत्म हुआ? आप बोलिए। तो किसने डिमोनेटाइजेशन किया गया? किसका फायदा हुआ? कौन कहां पे, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक का हेड है और कहां पे कितना रुपया डिपॉजिट हुआ, इसका इंक्वायरी कभी होगा? जी होगा, तृणमूल करेगी। और आने वाले दिन में जो 2 नंबरी का काम किए वो एक्सपोज करने का काम करेंगे और सलाखों के पीछे लेके आएंगे जो बिल्कुल है। मैं यकीन दिलाता हूं, हम लोग जो बंगाल में पले बड़े हुए, आप लोग कोई राजस्थान से आए होंगे, कोई गुजरात से आए होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि आप उतना ही बंगाली है जितना मैं हूं। ये प्रदेश जितना मेरा है, ये प्रदेश आपका उतना है। और खाली आपने ऐसा नहीं कि भाई आके यहाँ पे फैमिली लेके आपने बसे, आपने कोई छोटा दुकान खोला, वहां से बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, कोई अस्पताल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हजारों की तादाद में आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट को दिया। ये स्टेट आपका सबका है। आप लोग, मेरे बहुत सारे हिंदी भाषी मित्र हैं, वो आगे कहता है बंगाल इज आवर सेकंड होम। मैं कहता हूँ बंगाल इज योर फर्स्ट होम। सेकंड होम तुम यहाँ से आगे हो, तुम्हारा सेकंड होम, तुम रहते बंगाल में हो, तो ये जितना मेरा है ये उतना ही आपका। इट इज नॉट योर सेकंड होम। आपका गांव राजस्थान में होगा, किसी का गांव गुजरात में होगा, बिहार में होगा, यूपी में होगा, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आप लोग इतना योगदान दिया है बंगाल को खड़ा करने में, आप लोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं मानता हूं कि बंगाली आने वाले दिनों में दिशा दिखाएगी। ये तो वही भूमि है, नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है। और कुछ वो, ये भूमि कभी झुकना नहीं जानती। हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतने के लिए लड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले 30 तारीख किसी का अगर बहुत तबीयत खराब है, बुजुर्गों के लिए तो पोस्टल बैलेट का अरेंजमेंट है।
और आने वाला 30 तारीख खाली आप वोट में ही डालने जा रहे हैं, आप भारत की नई भारत की बुनियाद रचना करने जा रहे हैं, नए भारत की बुनियाद को तैयार करने जा रहे हैं। ये याद रखें। भवानीपुर में आपको अगर लगा दीदी ने काम किया है, तृणमूल सरकार ने लोगों के पास खड़ा रह के शहर में कोई परिवर्तन लाया है, आपको अगर लगता है 10 साल में कलकत्ता बदला है, आपको लगता है कलकत्ता साफ रहने लगा है, आपको लगता है घर घर पानी पहुंच रहा है, बिजली आ रही है, तो वोट देना, वरना मत देना। मैं इतना कहता हूं, हमारे देश में 2 किस्म के लोग हैं। There are 2 kind of people in our country. One India says, give us a chance and we will prove ourselves. The other India says, prove yourself first, then you will be given a chance. हम दूसरे वाले, हम प्रूव करके आपसे पूछते हैं कि आपको अच्छा लगा तो देना, नहीं लगा तो मत देना। हम इतना कह रहे हैं। और ये जो आप लोग के साथ रिश्ता है, ये खाली पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, एक ऐसा बंधन है। देखिए, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट करके अपना वोट डालते हैं तो लगता 5 सेकंड टाइम है, भाई जाते हैं, उंगली में काली लगा के स्लिप लेके आप ईवीएम का बटन दबा लें, 5 सेकंड 10 सेकंड का प्रक्रिया, उससे ज्यादा तो नहीं है। सीधा जाके बटन दबा देंगे, वीवीपैट में देखेंगे कैंडिडेट को वोट दिया कि नहीं। और ये 5 सेकंड का जो प्रक्रिया है, आपका 5 साल का आपका ट्रस्ट तय करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप आंख से देखिए, कान से सुनिए। जो भारत को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करने का कोशिश किया है, दीदी कहते हैं मैं नया स्कूल बनाऊंगा, मैं नई सड़कें बनाऊंगा, मैं फ्लाईओवर बनाऊंगा, मैं नया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, और बीजेपी कहते हैं गंगा जी को हटाओ। दीदी कहते हैं मैं बंगाल को 1 नंबर पे लेके जाऊंगा, ये कहते हैं गंगा जी को हटाओ। दीदी कहते हैं नया स्कूल बनाऊंगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी के 4 नंबर है पूरा देश में। या तो ये कहते हैं गंगा जी के हराओ, या इनके पास 3 शब्द है, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, और कोई शब्द नहीं। भाई तुम क्या करोगे? मैं चुनौती देता हूं, कोई भी आप नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, कोई भी न्यूज चैनल आप उठा के चुन लो, मुझे बताना 1 घंटा समय लगा कि 7 साल आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के सत्ते में है, आप पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप डेटा लेके आओ, आप सारे फिगर्स लेके आओ कि 7 साल में आपका मोदी जी क्या किया है, और मैं लेके आऊंगा 10 साल में हमारी दीदी क्या किया है। एक तरफ आप हो, एक तरफ मैं हूं, कोई भी चैनल तय करता, मुझे 1 घंटा का मोहलत देना, जहां रहूंगा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अगर 10-0 गोल में नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। भाई राजनीति तो यह है कि आपने क्या किया और हमने क्या किया, दूध का दूध, पानी का पानी। आप कहते हो हिंदू मुस्लिम, आप कहते हो पाकिस्तान, और हमें सिखाएंगे हिंदू क्या होता है। मैं जनायु पहनने वाला ब्राह्मण, मुझे सीखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म क्या होता है इनसे। मैं अगर महाकाली को मानता हूं, मैं महाकाली का मंत्र भी पढ़ता हूं, मैं हनुमान जी को मानता हूं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूं, मैं शिव जी को मानता हूं तो महामृत्युंजय जप भी करता हूं। तुमसे सीखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म क्या है, तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हिंदुइज्म का जन्म कब हुआ और बीजेपी का जन्म कब हुआ? 40 साल की पार्टी हमें सिखाएंगे कि धर्म क्या है। मैं जब महाकाली का पूजा करता हूं, मैं तो बोलता हूं, मंत्र जप करता हूं, ओम शांति मंगल ना मंगल शिव सर्व साधिके शरण में ब्रह्म के कोटि नारायण है उसको। तुम महाकाली का मंत्र तक नहीं जानते। अब बोलोगे कि हनुमान जी का मंत्र नहीं जानते, मैं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ता हूं। तुम अगर मेरे साथ बैठोगे, शर्त लगा लो कि भाई तुम हनुमान चालीसा बोलोगे, मैं बोलूंगा। तुम शर्त लगा लो कि शिव जी का मंत्र तुम्हें आता है कि मुझे आता है, सूर्यदेव का मंत्र तुम्हें आता है कि मुझे आता है। भाई हमें धर्म आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमें आप देशभक्ति सिखाएंगे, हमें आप धर्म सिखाएंगे। हम वो लोग हैं जिस दिन मरेंगे और जिस दिन जलाने के बाद अस्थि गंगा में जाएगा तो वो अस्थि भी चीड़ पुकार के बोलेगा वंदे मातरम। हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है।
मैं खाली आपको इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति लोगों के भले के लिए होना चाहते हैं, धर्म के लिए नहीं। राजनीति में मंदिर मस्जिद नहीं, अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, रस्ते बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए। राजनीति से नहीं, लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद इसलिए चुनता है कि आपका घर में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, रास्ता साफ हो, हमें सिक्योरिटी मिले। आप देखिए हमारे देश में हाथरस में क्या घटना हुआ। बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है। यूपी में बीजेपी की सरकार, स्टेट में और केंद्र में मोदी जी की सरकार। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, एक तरफ नरेंद्र मोदी। 2 दिन पहले अपने भाषण में क्या कह रहे हमारे देश में महिला भी सुरक्षित है और गांव भी सुरक्षित है। माता बहनों को कोई गाय के साथ गाय तुलना करता है। आप मानेंगे इसका? आप समर्थन करते हैं इसका? प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम में आके जिस तरीके के साथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपमान करता है, आपने सबने सुना है, दीदी ओ दीदी, याद है? तो when the Prime Minister is preaching and practicing misogyny, what do you support? What do you expect its chief ministers to do? भाई किसी को अगर आपको अटैक भी करना है, उसका पॉलिटिकल तौर तरीके कानून है। You can attack your political opponent without humiliating or disrespecting them. प्रधानमंत्री अगर ऐसे बात करता है तो आप उस देश का भविष्य क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उस पार्टी से क्या आशा रखते हैं? आप मुझे बताइए। आपने एक भी बीजेपी का भाषण सुन लीजिए। अभी तो चुनाव चल रहा है, स्ट्रीट कॉर्नर हो रहा है, बीजेपी ये बोले कि हमने ये किया है बंगाल में, कुछ नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। एक सवाल मुझे दिखा दीजिए जहां हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान 3 शब्द में, कोई सवाल नहीं। और बंगाल नहीं, सारा देश में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये 3 शब्द छोड़ के और राम मंदिर, 4 शब्द छोड़ के और मंदिर मस्जिद 7 शब्द छोड़ के अगर बीजेपी का कोई नेता 10 मिनट भाषण देने में मान जाता, कोई नहीं दे सकता। मुद्दा ही उनके पास ही है, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और हमें दबाने के लिए वो जी जान कोशिश कर रहे। मैं आपको जब अपना बात देके जा रहा हूं तो आप निश्चित रहिए, बंगाल में आने वाला दिन में जो महामती गोखले ने कहा था, और बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो, वो 2021 का बुनियाद 2024 तक जाएगा। बंगाल ही दिशा दिखाएगा पूरा देश को, ये मैं मानता हूं। और मैं आपको इतना कहने आया हूं कि आप सब मिलके इस लड़ाई में शामिल रहे। दीदी का हाथ और मजबूत कीजिए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो रहे हैं, शाम को 6:30 बजे तक मतदान चलेगी। बाई इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है। बहुत लोग जो सर्विस में रहते हैं, ऑफिस का काम रहता है, बिजनेस का काम रहता है, बाहर रहते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि जितना हो सके ये लड़ाई तृणमूल और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई आपका और भाजपा के बीच में है। इट इज बीजेपी वर्सेस द पीपल ऑफ इंडिया। और वो तभी संभव है जब उस लड़ाई में आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग योगदान दें। पैसा हमेशा आखिरी बात नहीं होती है। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, जहां पे जोश और जुनून है ना, वही जीतती है। जो आम जनता है, आम जनता अगर चाहे, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर होता है जनता। जनता कभी आपको सत्य में बिठा सकते हैं तो उखाड़ के आपको फेंक भी सकता है। ये बात बीजेपी नहीं समझती। उनको लगता है कोई बात नहीं, 15,000 में बाकी जीत लेंगे, बाकी तो कोई राजनीतिक दल है नहीं और कांग्रेस तो नहीं हो पाएगा, हम जीत के जाएंगे। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं, एहसास दिलाने आया हूं कि इस चुनाव में खाली भवानीपुर और बंगाल का चुनाव नहीं है। 3 महीने में मैं आपको बता रहा हूं, हम और 5 स्टेट में आने वाला 3 महीने में घुसेंगे, और जहां घुसेंगे वहां चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए, खाली 1 एमएलए या 2 एमएलए जीतने के लिए नहीं। बंगाल ने हमेशा देश को दिशा दिखाया है। इस बार बंगाल का जिम्मेदारी और अहम है और ज्यादा है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, जो 7 साल से झूठी बातें कह के आपके मतदाताओं के साथ खेले।
आपके इमोशंस के साथ खेले, आपके पीछे कभी ईडी लगाया, कभी जीएसटी करके धंधा का बर्बादी घोषित कर दिया, नौकरियां चली गई, डीजल महंगी, तेल महंगी, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, उसका मुंह तोड़ करारा जवाब देना है। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है, हमारी पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी हो रही है धीरे धीरे, अब त्रिपुरा में भी यूनिट खुला, असम में भी खुला, मैं 3-4 स्टेट में और जाऊंगा जैसे आपको बताया। अब उसमें हाँ जरूर होता है कि भाई 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी का बदनाम करते हैं, जो आपको जाके पार्टी का नाम पे कुछ 2-4 खराब बातें बोल के आएंगे, आपको लगेगा भाई तृणमूल खराब है। मैं आपको एहसास दिलाता हूं, ऐसा घटना अगर आपके साथ होगा, यहाँ पे बख्शीदा है, पार्थोदा है, एक चिट्ठी किसी के पास ड्रॉप कर दीजिए, 48 घंटे के अंदर उसका सुराग नहीं हुआ तो मुझे बता दो। कहीं भी कुछ होता है, अगर कोई आपको कहीं डराता है कि भाई ये करना पड़ेगा, तृणमूल का ऊपर तक हमारा पहुंच है, उसको पकड़ के पुलिस में भेजिए, चाहे वो किसी का आदमी। और ये मेरा आदेश नहीं है, ये यहाँ पे बैठे हुए लोगों का आदेश नहीं है, ये ममता जी का आदेश है कि मेरा सरकार लोगों के भलाई के लिए काम करेगा, कोई दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगा। और बाकी आप सब अच्छे रहे, तबियत का ध्यान रखें, मास्क ठीक ठाक पहने। उसके बाद आपका कोई अगर सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. गंभीरता था પોતાનું મોઢા જોતા હતા, but anyway, spoken from the heart, and absolutely what he spoken, he meant. विश्वास રાખજો, 13th my election છે, પણ we are on the second and the last phase. હું તમને કીધા હતા કે questionnaires, we have received questions by આપ્યા મને, and as because we are running short of time, so we are going for 5, right? 5 questions are just. So I hope Chick will be there, so I'll just ask the question. जी, Yeah, so Bharat Bhodhia, his question is on the national issue. The central state. इसका क्वेश्चन है, उसको पूछने दीजिए। So I have to give it to them. अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए। अच्छा, let's see. The central state discord that we have witnessed during the last few years raises question about the developmental prospects for Bengal. How does the government intend to overcome this discord in the interest of the people of the state? I repeat, the central state discord that we have witnessed during the last few years raises questions about the developmental prospects for Bengal. How does the government intend to overcome this discord in the interest of the people of the state? देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट दो पार्टी में जरूर हो सकता है, पर मैं ये मानता हूँ कि एक बार चुनाव के बाद में जब प्रदेश में एक राजनीतिक दल आती है और केंद्र में जब अलग राजनीतिक दल होती है, तो राजनीति से ऊपर उठ के उनको काम करनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको लगता है कि भाई स्टेट सेंटर डिस्प्यूट है। स्टेट सेंटर डिस्प्यूट आप देख रहे होंगे कि चुनाव के बाद, चुनाव खत्म हुआ 2 तारीख, 15 दिन हुआ नहीं, ईडी सीबीआई को लड़के 2 मंत्री, यहाँ पे बुजुर्ग नेता बैठे हुए सुब्रता मुखर्जी थी, उनको घर से उठा के सीबीआई थे। आप मानते हैं कि ममता जी का गलती है? 10,000 करोड़ के ऊपर जीएसटी ड्यू अभी तक अटका के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा अभी तक नहीं दिया। हमारे जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम है, डेवोल्यूशन का जो पैसा है वो तक नहीं देता सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका बस यही है, जस्ट बिकॉज द पीपल ऑफ बंगाल हैव नॉट वोटेड फॉर देम एंड द पीपल ऑफ बंगाल हैज नॉट सपोर्टेड देम, दे हैव रेज्ड एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ बंगाल। ममता जी जीतने के बाद प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री के साथ बात किया, प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन जमा करके आया कि मेरा सरकार को ये आपका देना बाकी है, आप दीजिए, मेरा सरकार को ये आपको देना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री सुना, ऐसे मीटिंग साथ साथ में कम से कम 20 से 30 बार हर 3 महीना 4 महीने में दिल्ली जाती है तो उनको बोल के आए, लेकिन नहीं दे। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के जो भी डिस्प्यूट्स हो उसके ऊपर उठ के काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं करती है। जो केंद्र में सरकार है ये इतना ऑटोक्रेटिक है, कुछ नहीं सरकार बताता है, फेडरलिज्म का कोई मॉडल फॉलो नहीं करता है, सब कुछ अपने हिसाब से करेगा। मुझे लगता है इसका विहित करना जरूरी है, इसका समाधान करना जरूरी है, और वो जब तक उनका अप्रोच, माइंडसेट और मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक वो संभव नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का मानसिकता जब तक मोदी जी को हराई जाएगी तब तक उसका मानसिकता बदलने वाला है। तो हमारे पास चारा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। Thank you. Next question by Jayant Upadhyay. It's a local issue. Facilitating middleman harassment and cut money extortion is an allegation that has been leveled against your government multiple times. Has the government and the party taken any stringent action against the perpetrators? Traitors, right? जी, उसका बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। एक उदाहरण स्वरूप कि मेरे पास एक चिट्ठी आया जहाँ पे 2-4 लोग जाते हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी है, पता लगाना मुश्किल है, इतना बड़ा सर्वेलेंस हो नहीं पाते हैं। आपके पास अगर कोई जाता है और कहता है कि भाई मैं दत्ता जी का यहाँ से आया हूँ, या बख्शिदा का यहाँ से आया हूँ, या मेरा यहाँ से आया हूँ, या पट्टोदा सुब्रतोदा का वहां से आया हूँ, तो मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ, उसको पकड़ के पुलिस में दी। और ऐसा करेंगे, मैंने जैसे कहा ये अकेला काम हम लोग नहीं कर सकते, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ये आप करेंगे तभी ये फुल स्टॉप लगेगा। अभी बहुत एक्सटेंड तक लग चुका है, पर ऐसा है कि 2 आदमी जाता है, पार्टी का नाम खराब करके आ जाता है, और लोगों को लगता है कि भाई ये पार्टी इसको प्रमोट कर रहा है। पार्टी इसको प्रमोट नहीं करता है। कोई अगर आपको बोलता है कि मैं अभिषेक बनर्जी का खास हूं, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके साथ ये करूंगा, आप उसको बोलना भाई तुम जितना खास हो उससे 10 गुना खास मैं हूं, और उसके सामने उसको खड़ा करके विवेक भाई को फोन लगाना, विराज भाई को फोन लगाना, ठीक है ना, बख्शिदा है, पट्टोदा है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं तो आश्वासन देके जा रहा हूं, Trinamool is dealing with a zero tolerance approach when it comes to such nefarious activities. कोई 10 पैसा भी आपके पास कोई माइका ला के मांगता है तो उसको पकड़ के थाने में डालेंगे, बाकी मैं समझता ये मैं आपको ऐसा दिया। Okay, we'll proceed for the third question. What is your take on farm laws? Question asked by PC Bugaria. नहीं, फार्म लॉस में तो हमारे जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, वो दीदी भी बहुत बार बता चुकी है कि ये जो तीनों फार्म लॉ है, हम चाहे इसको रिपील किया जाए, इसको विथड्रॉ किया जाए। 1 साल से जितना भी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है सब रास्ते में बैठा हुआ है इसके प्रोटेस्ट में, पर सरकार की काम तक बात नहीं पहुंचती। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, ये सरकार ऐसी सरकार है जिसको लगता है कि भाई हम ही राजा है, अब नीचे जो करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हम बोलेंगे वही राज करेगा। ये चाइना नहीं है, ये देश है, ये भारत है, ये रशिया नहीं है भाई, ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ताकतवर देश की जनता है, ये एहसास उनको दिलाना जरूरी है। हमारा स्टैंड फार्म लॉ में बहुत स्पष्ट है, हम चाहते हैं तीनों फार्म लॉ रिपील किया जाए। देश का 70% पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, हम चाहते हैं इसको रिपील किया जाए। एंड तृणमूल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ड्रैकोनियन फार्म लॉज। हमने रिकॉर्ड में बोला है, हमारे राज्यसभा के नेता, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लीडर, चीफ व्हिप, इंक्लूडिंग द पार्टी चेयरपर्सन, दीदी ने हर एक बार इसके खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी दिया है कि इसको रिपील करना चाहिए, लेकिन उनका मानसिकता वो अब बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उनको हराना जरूरी है। जिस दिन हरेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो जहां तक फार्म लॉ की बात है, हमारा स्टैंड क्लियर है कि इसको रिपील करना चाहिए, इसको विथड्रॉ करना चाहिए और इसको पार्लियामेंट से हटाना चाहिए।
Thank you. Fourth question is from the economic development part. It is asked by Pradeep Sheth. Despite several efforts from the government or party, an impression that Bengal has been lagging behind on industrial development keeps getting stronger. What is the government or party doing to correct this image? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि मैं सब आपको एक जो अपील सबको किया कि आंखों में देख के आप वोट डालना, आप कान में सुन के मत डालना, कि भाई आप जो देख रहे हो उसके बेसिस पे आप अपना जिंदगी का भविष्य तय करने वाले हो। तो ये जो दूसरे राजनीतिक दल के पैराफेर्नालिया है, ये प्रचार ऐसे करता है कि बंगाल में कुछ नहीं हुआ। आप घर से निकल के बोलिए आपका नेबरहुड में कोई बदलाव नहीं आया, कलकत्ता में बदलाव नहीं आया। इंडस्ट्री का परिस्थिति 2011 में क्या थी, जब लेफ्ट का 34 साल का शासन था, क्या बनाते गया था? 2,03,000 करोड़ का लोन छोड़ के गया था आने वाला सरकार के ऊपर। आज 2 सितंबर को दीदी ने इथेनॉल प्लांट प्रोडक्शन का घोषणा किया है। 10 दिन के अंदर 2600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आया है, और ये 2600 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑफर से करीबन 5,000 जॉब क्रिएट हुए। टाटा से लेके जितना भी एमएनसीज है सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्री नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अगर बंगाल में काम नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ को बंगाल का फ्लाईओवर उठा के उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए क्यों लेके जाना पड़ता है? अगर बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं आया तो माँ फ्लाईओवर का फोटो क्यों लगाना पड़ रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोई फ्लाईओवर नहीं बना क्या? अहमदाबाद में कोई रास्ता नहीं बना क्या? मध्य प्रदेश में भोपाल में कोई तरक्की नहीं हुआ क्या? वो भी मानते हैं नहीं हुआ। अगर बंगाल में हुआ है तो दीदी का नेतृत्व में हुआ है, और कलकत्ता करेगा। और आप देखिए, आंकड़े पे यकीन रखिए, 2 दिन पहले एनसीआरबी का डेटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पे है, पूरा देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित अगर कोई शहर है, उस शहर का नाम कलकत्ता है। ये मोदी जी का डेटा है, ये बंगाल सरकार की डेटा नहीं है, ये मोदी जी का डेटा है। एनसीआरबी किसके अंदर आता है? होता भाई अमित शाह, उसका मिनिस्ट्री का डेटा है। वो बोल रहा है, वो एक तरफ आके बोल रहा है बंगाल पाकिस्तान हो गया, और उसका मिनिस्ट्री से डेटा निकाल के बोल रहा है सबसे सुरक्षित और सेफ सिटी अगर देश में कोई है वो है कलकत्ता। आप बताइए, इसका जवाब दे पाएंगे वो? जी, अगला। एकदम सही बात। लास्ट क्वेश्चन। You have recently been facing a series of inquiries by the central agencies. Do you see this as a pure political spite? Asked by Viren Mehta. इस सवाल कौन पूछोगे? Viren Mehta. अच्छा, मेहता जी बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल पूछने के लिए। तो पहले ही मैं बोल दिया, फिर भी एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। आप देखिए, ताजुब की बात यह है, आज तक उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी का नेता गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में, त्रिपुरा में, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, आज तक ईडी ने पैर नहीं रखा। 7 साल में। महाराष्ट्र में 2020 तक पैर नहीं रखा, जैसी सरकार बदली ईडी घुस गई। बंगाल में तो 7 साल से हमारे पीछे पड़े हुए, और लोगों को डरा धमका के फिर लेके जाता है बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको अंदर कर देगा, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये तो उनका टैक्टिक्स है, काम करने का तरीका है। इतना समय अगर देश के लिए लगाया होता तो भारत कहीं और होता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे बोल के रेल, बीएसएनएल सबको कर दिया से, और सत्य में आपकी विकास का नारा फेल। आप देखिए, जो ईडी सीबीआई लगाता है, अब सब तो एक तरीके का नहीं होता है। यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, सबका मानसिकता अलग अलग है। कोई डरने वाले हैं, कोई झुकने वाले हैं, कोई टूटने वाले हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई जिंदगी दांव पे लगा देंगे लेकिन झुकेंगे हम उनमें से। तो जो करना है करिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला सांसद हूँ पूरा देश में। 15 दिन में 5 समन दिया गया है मुझे, 5। अगर 500 भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस मिशन के लिए निकला है वो मिशन पूरी करके आएंगे। जब सरहदों पार बॉर्डर में सैनिक लड़ता है ना, तो उसका दिमाग में एक ही चीज काम करता है, एक ही मानसिकता के ऊपर उसका लड़ाई का नींव और बुनियाद बनी होती है।
वो ये है कि भाई जिस तिरंगा के लिए लड़ रहे हैं या तो उस तिरंगा को लहरा के आएंगे या तो उसमें लपेट के आएंगे, हमारा मानसिकता है। हम आपको इतना यकीन दिलाना चाहते हैं, उनको जो करना है करने दीजिए, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। कहावत है पत्थर पत्थर की बात होती है, एक पत्थर चोट सह के शंकर हो गया और एक पत्थर चोट नहीं सह के कंकड़ हो गया। कुछ शंकर हो जाता है, कुछ कंकड़ हो जाता है, ठीक है। और Actually, we have received around 25 questions, but as because you have to also leave, but they were also since 5:15 they were here. मैं कभी आप लोगों के साथ एक बार दोबारा चाय पीने आऊंगा, आप लोग अगर इजाजत देंगे तो। और समय लेके आऊंगा और समय लेके आऊंगा, ऐसा नहीं। जी बताइए। मैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी राष्ट्रीय बिहारी समाज के मैं जी, जी। सेवा करता हूँ और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कहाँ से होती जा रही है। भारत के एक व्यक्तित्व को आपके ऊपर उपहार आ रहा है। नहीं वही तो, इसलिए हम लोग को बढ़िया बात तो नहीं कह पाता है ना, हम हिंदी में भी बोल लेते हैं, हम बंगाली में भी बोल लेते हैं, हम इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। आपका मैं फॉलो कर रहा हम तो बोला कि हम मध्य प्रदेश जाएगा, हम हिंदी में बोलेगा, तुम बंगाल जाके बंगाली में बोलकर दिखाओ, ठीक है? ये तो फायदा है। मेरा ये देखे सर आपको कि आप हिंदी आपकी से निकल करके एक शेर की तरह जो पूरे देश में देखा आपने कर दिया है, उस पर बहुत सारे फोन होकर यूपी से आए। मैंने कहा कि देखो ये शेर का बच्चा कैसे अपने उनको बताइए कि भाई यूपी में तृणमूल जाएगी और दम थम के लड़ेंगे। आप मुझे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। मैं आऊँगा एक बार फिर, मैं हवाई अड्डे को विवेक भाई को और मिराज भाई को बोलूँगा एक बार दोबारा आपके साथ अगर एक चाय कॉफी का छोटा सेशन अगर अरेंज कर पाए तो मैं समय लेके आऊँगा, आप सबसे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, नमस्कार।